रिलायंस की कहानी जानते हैं, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की जिद की कहानी है जिसने, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग शून्य से शुरुआत की और भारत का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी है बड़े सपने देखने की और फिर हर बार अपनी ही सीमाओं को तोड़कर एक नई ऊंचाई, एक नए ऑर्बिट में छलांग लगाने की। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू से समझते हैं। इस पूरे सफर को समझने की शुरुआत धीरूभाई अंबानी की इसी एक सोच से होती है। मतलब फिलॉसफी बिल्कुल साफ थी। या तो अपने सपनों के लिए काम करो या फिर कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए काम पर रख लेगा। और उन्होंने पहला रास्ता चुना। आज हम रिलायंस के सफर के हर बड़े मोड़ को देखेंगे, जिसे हम एक ऑर्बिट जंप कह सकते हैं। मतलब हर छलांग उन्हें एक नए और ज्यादा बड़े ऑर्बिट में ले गई। तो यमन की एक छोटी सी चिंगारी से लेकर आज की विशाल रिलायंस विरासत तक, चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अदन, यमन से। यहाँ एक नौजवान धीरूभाई अंबानी एक क्लर्क और पेट्रोल पंप अटेंडेंट का काम करते थे। यहीं पर उन्होंने बिजनेस की ABCD सीखी, लेकिन उनके सपने इस नौकरी से बहुत बहुत ज्यादा बड़े थे। तो 1958 में धीरूभाई अंबानी के सामने एक बड़ा सवाल था। एक तरफ यमन में एक सुरक्षित, अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी थी और दूसरी तरफ था भारत लौटकर अपना कुछ करने का सपना, जिसका भविष्य बिल्कुल अनिश्चित था। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सुरक्षा नहीं बल्कि सपने को चुना और भारत वापस आ गए। मुंबई लौटने पर अंबानी ने अपनी पहली कंपनी की नींव रखी। देखिए, ये कोई शानदार शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद हिम्मत वाली शुरुआत थी। ये था उनका पहला ऑर्बिट जंप। और शुरुआत हुई सिर्फ 15,000 रुपए से। जरा सोचिए, सिर्फ 15,000 रुपए की मामूली रकम से इतने बड़े साम्राज्य का सफर शुरू हुआ। ये उनके रिस्क लेने की हिम्मत और उनकी सोच के बड़े पैमाने को दिखाता है। कंपनी के शुरुआती दिनों की हकीकत कुछ ऐसी थी। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में एक छोटा सा 350 स्क्वायर फीट का कमरा और उसमें बस एक मेज और 3 कुर्सियां। यहीं से भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की कहानी लिखी जानी शुरू हुई थी। शुरू में कंपनी मसालों का व्यापार करती थी, लेकिन अंबानी ने बहुत जल्दी ही समझ लिया कि असली पैसा और बड़ा मौका तो कपड़ा उद्योग में है, खासकर पॉलिएस्टर यान में। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें यह एहसास हो गया था कि सिर्फ ट्रेडिंग करने से वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे और कीमतों की लड़ाई में ही उलझे रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है दूसरी बड़ी छलांग की कहानी। सिर्फ सामान का व्यापार करने से लेकर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने तक का सफर। ये एक ऐसा गेम चेंजिंग कदम था जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो धीरूभाई अंबानी के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। जब बाजार में हर कोई एक जैसा ही सामान बेच रहा हो, तो कम कीमतों की इस रेस से बाहर कैसे निकला जाए? इस सवाल का जवाब ही उनका सबसे शानदार बिजनेस मूव बना। उन्होंने सिर्फ पॉलिएस्टर नहीं बेचा, उन्होंने एक ब्रांड बनाया, विमल। विमल क्वालिटी का, स्टाइल का, भरोसे का प्रतीक बन गया। उन्होंने सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, विमल को घर घर तक पहुंचाया और इस तरह वो कीमतों की लड़ाई से बाहर निकल आए। अब वो अपने प्रॉफिट और अपनी किस्मत को खुद कंट्रोल कर सकते थे। अब कंपनी को बहुत बड़ा बनाना था, जिसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। और इसके लिए अंबानी ने जो रास्ता चुना वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने बैंकों के पास जाने के बजाय सीधे भारत की आम जनता से पैसा जुटाने का फैसला किया। 1977 का रिलायंस IPO ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं था, बल्कि भारत में एक कल्चरल बदलाव की शुरुआत थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब आम लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर डरते थे। उस दौर में अंबानी ने 58,000 छोटे निवेशकों का भरोसा जीता। इसी ने भारत में इक्विटी कल्चर की नींव रखी और हजारों आम लोगों को रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सेदार बना दिया। ये सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि वो मंत्र था जिसके दम पर कंपनी उस दौर में आगे बढ़ रही थी। सपने बड़े देखो, बहुत बड़े, और फिर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा दो। और विमल और IPO की कामयाबी का असर, वो तो इन नंबर्स में साफ दिखता है। सिर्फ एक दशक के अंदर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 48 गुना बढ़ गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सही रणनीति और बड़ी सोच से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। रिलायंस की अगली छलांग, वो तो कंट्रोल और एफिशिएंसी में एक मास्टर क्लास थी। इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी अपनी सप्लाई चेन पर पूरी तरह से पकड़ बना लेना। इसे अगर सीधे सरल शब्दों में समझें तो जो चीजें आप दूसरों से खरीदते हैं उन्हें खुद ही बनाना शुरू कर दीजिए। रिलायंस ने कपड़े से शुरुआत की,
फिर पीछे की तरफ गए और धागा बनाना शुरू किया। फिर धागे के लिए लगने वाले केमिकल बनाए और आखिर में उन केमिकल्स के लिए कच्चा तेल भी खुद ही रिफाइन करना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1975 में कपड़ा, फिर 80 में पॉलिएस्टर यान, 91 में पेट्रोकेमिकल्स और 1999 तक उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी। हर एक कदम कंट्रोल और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ी छलांग थी। और इस पूरी जबरदस्त रणनीति का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 1994 तक रिलायंस दुनिया में सबसे कम लागत पर पॉलिएस्टर बनाने वाली कंपनी बन गई। इसने उन्हें ग्लोबल मार्केट में वो बढ़त दी जिसका मुकाबला करना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े ऑर्बिट पर। ये वो दौर था जब रिलायंस ने कई अलग अलग सेक्टर्स में कदम रखा और एक सच्चे मेगा कॉन्ग्लोमरेट के तौर पर अपनी पहचान बनाई। पेट्रोकेमिकल से आगे बढ़कर कंपनी ने टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी जैसे बिल्कुल नए सेक्टर्स में एंट्री की। उन्होंने हर नए ऑर्बिट में जाकर अपना दबदबा बनाया और 2007 तक वो $100 बिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुके थे। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। सोचिए, एक कर्मचारी और 15,000 रुपए से शुरू हुई कंपनी धीरूभाई अंबानी के जीवन काल में ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली और 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी बन गई। क्या कमाल का सफर है। तो रिलायंस की कहानी असल में लगातार विकास और कभी ना रुकने वाली महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये कहानी है हमेशा अगले ऑर्बिट की तलाश में रहने की। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी के लिए अगला ऑर्बिट क्या हो सकता है।